सभी को राम राम। मैं लक्ष्य क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारी बायोलॉजी की 3rd क्लास है, जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं ब्लड टॉपिक को। इससे पीछे वाली क्लास में हमने टिश्यू को डिस्कस किया था और एक ही क्लास में हमने एक टॉपिक को कवर किया था। इसी तरीके से क्लास को हम आगे बढ़ा रहे हैं और ब्लड को एक ही क्लास के अंदर हम कंप्लीट डिस्कस कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं ब्लड टॉपिक को। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? रक्त। और जैसे हमने टिश्यू क्लास में डिस्कस किया था कि ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जो कि कनेक्ट करके रखता है। कनेक्ट करके कैसे रखता है? और फ्लूइड है तो लिक्विड फॉर्म में होता है। अब हार्ट क्या करेगा? ब्लड की पंपिंग करता है, पंपिंग करेगा ब्लड की, और ब्लड हर ऑर्गन तक पहुंचेगा। यानी कि पंपिंग करने के बाद ब्लड हर ऑर्गन तक पहुंचेगा, और जब हर ऑर्गन तक पहुंचेगा तो वो क्या लेके जाएगा? ऑक्सीजन को कैरी करेगा लंग्स से। जब ऑक्सीजन हर ऑर्गन तक पहुंचती है तो बॉडी में सभी के अंदर एक कनेक्टिविटी बना के रखता है ब्लड, इसीलिए इसको फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं ब्लड के ऊपर स्टडी करना क्या कहलाता है, यानी कि स्टडी ऑफ ब्लड क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है हेमेटोलॉजी। स्टडी ऑफ ब्लड कहलाता है हेमेटोलॉजी। और इसके अलावा इसे क्या बोलते हैं? सीरोलॉजी भी बोलते हैं। स्टडी ऑफ ब्लड को सीरोलॉजी भी बोलते हैं। इसके साथ अगर मैं पीएच की मान करूं, पीएच की बात करूं, यानी कि पीएच ऑफ द ब्लड कितना होता है, तो वो होता है 7.4। अगर 7.4 है तो वो कैसा होगा? स्लाइटली बेसिक होगा। स्लाइटली बेसिक का मतलब ये है कि अगर हम पीएच की बात करें, पीएच वैल्यू कैसे वेरी करती है? अगर 7 के ऊपर है तो वो चीज न्यूट्रल होगी, लेकिन अगर 7 से ज्यादा है तो वो चीज होती है बेसिक, और अगर 7 से कम है तो वो होती है एसिडिक। तो जो हमारा ब्लड है वो क्या है? स्लाइटली बेसिक है पीएच वैल्यू के हिसाब से। इसके अलावा अगर हम बात करें कि ब्लड बॉडी में होता कितना है, मेल के अंदर कितना होगा और फीमेल के अंदर कितना होगा, ऑन एवरेज की बात कर रहे हैं हम। किसी में ज्यादा भी हो सकता है, किसी में कम भी हो सकता है, लेकिन ऑन एवरेज की अगर हम बात करें तो 5.5 लीटर तो मेल के अंदर होगा। किसी के अंदर ज्यादा भी हो सकता है 5.5 लीटर से, लेकिन किसी के अंदर फीमेल के अंदर 5 लीटर होगा। यानी कि एज कंपेयर हम बात करें फीमेल की मेल से कंपेयर करने की, तो 500 यानी कि आधा लीटर की बात करें, आधा लीटर कम होता है किसके अंदर? फीमेल के अंदर एज कंपेयर टू मेल। इसके अलावा फॉर्मेशन की बात करें कि ब्लड बनता कहां पर है, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। तो आपको दिख रहा है कि यहां पर एक स्लाइड लगाई हुई है जिसके अंदर मैं बोन मैरो को अंडरलाइन कर रहा हूं। और बोन मैरो को अंडरलाइन करने का सबसे मेन उद्देश्य यही है कि आपको यह बताना कि बोन मैरो प्रेजेंट कहां पर होती है। तो ये हड्डी के अंदर प्रेजेंट होती है, यानी कि बोन के अंदर ही बोन मैरो प्रेजेंट होती है। और इसी बोन मैरो के अंदर ही, जैसे कि आपको ये रेड रेड दिखाई दे रहा है, यहीं पर ब्लड बनता है। यानी कि ब्लड जो फॉर्मेशन होती है, ब्लड की जो फॉर्मेशन होगी वो बोन मैरो के अंदर होगी। यानी कि बोन मैरो के अंदर ब्लड की फॉर्मेशन होगी। और बोन मैरो को हम क्या बोलते हैं? अस्थि मज्जा बोलते हैं हिंदी में। लेकिन अगर अब बोन मैरो के अंदर जब ब्लड बनता है तो वो किसके अंदर बनता है? एक एडल्ट पर्सन के अंदर बनता है, यानी कि ठीक है, यानी कि चाइल्ड के अंदर भी बोन मैरो के अंदर बनेगा। लेकिन अगर हम बात करें कि एम्ब्रियो या कि जो भ्रूण की मैं बात कर रहा हूं, यानी कि जो बच्चा मां के पेट में है, तो उसके अंदर जो ब्लड की फॉर्मेशन होगी वो बोन मैरो के अंदर ना होकर वो किसके अंदर होती है? वो लीवर के अंदर होती है, यानी कि यकृत के अंदर होती है ब्लड फॉर्मेशन। ठीक है, अगर हम चलो नेक्स्ट स्लाइड में दिखाएंगे यकृत को लीवर के अंदर भी, जो कि क्या बनाता है? कोलेस्ट्रॉल बनाता है। अब मैं ब्लड स्टोर की बात कर रहा हूं। जैसे कि मैंने बताया था कि 5.5 लीटर एक मेल के अंदर ब्लड होता है, लेकिन कई बार क्या है कि जो ब्लड है वो एक्सेस अमाउंट में बन जाता है, यानी कि ज्यादा अमाउंट में अगर ब्लड बन गया तो वो कहीं ना कहीं जाकर क्या होगा? स्टोर तो होगा ही।
तो जब स्टोर होता है ब्लड तो वो बॉडी के अंदर कहां पर जाकर होता है, तो हम बात कर रहे हैं जैसे कि यहां पर स्प्लीन की। स्प्लीन का मतलब होता है पलीहा। स्प्लीन को बोलते हैं हिंदी में पलीहा। अगर स्टोर की बात कर रहा हूं, अगर एक्सेस अमाउंट में अगर ब्लड बन रहा है तो वो स्टोर कहां पर होगा, वो स्प्लीन के अंदर होगा, यानी कि प्लीहा के अंदर होगा। अब जब स्टोर करने की कैपेसिटी स्प्लीन के पास है तो स्प्लीन को हम क्या बोलते हैं, ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी, यानी कि ब्लड बैंक है किसका, हमारी बॉडी का। यानी कि स्प्लीन अगर स्टोर करके रखता है ब्लड को तो इसलिए हम ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी बोलते हैं। अब लोकेशन देख लो, स्प्लीन की लोकेशन कहां है, ये तो है स्टमक, और स्टमक के जस्ट ऊपर ये स्प्लीन चिपका हुआ है यहां पर, तो ये लोकेशन रहेगी स्प्लीन की। अब स्प्लीन के ऊपर ये है जो रेड वाला है, ये है लीवर। लीवर, और लीवर को मैंने अभी क्या बताया है कि ये कैलेस्ट्रॉल प्रोड्यूस करता है। अब कैलेस्ट्रॉल की बात करें, यानी कि जब ये हर बॉडी सेल्स के अंदर जो कैलेस्ट्रॉल तो पाया जाता है, फैट पाया जाता है, फाउंड इन ऑल बॉडी सेल्स। तो कैलेस्ट्रॉल भी दो टाइप का होता है, एक तो अच्छे वाला HDL और एक LDL। HDL की डेफिनेशन मैं बताऊं तो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन इसकी स्पेलिंग होती है, यानी फुल फॉर्म होती है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। HDL की फुल फॉर्म है, और LDL की फुल फॉर्म है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। अगर हम इसमें से बात करें कि HDL और LDL में से जो अच्छा कौन सा होता है, बुरा कौन सा होता है, इसको बोलते हैं HDL को गुड कैलेस्ट्रॉल और LDL को बोलते हैं बैड कैलेस्ट्रॉल। यानी कि लीवर के बारे में बताया मैंने कि लीवर प्रोड्यूस करता है क्या, कैलेस्ट्रॉल, और कहां पाया जाता है, हमारी हर बॉडी सेल्स के अंदर, ऑल बॉडी सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है कोलेस्ट्रॉल, जो कि किसके द्वारा बनाया जाता है, जो लीवर के द्वारा बनाया जाता है। इसके साथ साथ ही हम नेक्स्ट स्लाइड पे हम डिस्कस करेंगे ब्लड सर्कुलेशन की एक बार। अब बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेट होता है, हर ऑर्गन तक ऑक्सीजन पहुंचाई जाती है ब्लड के द्वारा। तो ब्लड सर्कुलेशन की डिस्कवरी किसने की थी, डिस्कवरी की थी विलियम हार्वे ने। विलियम हार्वे ने ब्लड सर्कुलेशन की डिस्कवरी की थी 1628 के अंदर। 1628 के अंदर विलियम हार्वे ने ब्लड सर्कुलेशन की डिस्कवरी की थी। अब जब ब्लड सर्कुलेट होता है तो क्या क्या काम होता है ब्लड सर्कुलेशन से। एक तो फायदा ये होता है कि टेम्परेचर मेंटेन रहता है, टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। दूसरा, ट्रांसपोर्ट होता है। किस चीज का ट्रांसपोर्ट होगा, वो होगा न्यूट्रिशन का। न्यूट्रिशन का ट्रांसपोर्ट होता है जब ब्लड सर्कुलेट करता है। तीसरा, ट्रांसपोर्ट होता है गैसेस का। अब कौन कौन सी गैस है, जैसे कि CO2 प्लस O2 हम डिस्कस करेंगे जब CO2 और O2 का एक्सचेंज किसके द्वारा होता है ब्लड के अंदर। तो तीन मुख्य कारण है, जब ब्लड सर्कुलेट करता है तो हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है, और जो बॉडी का टेम्परेचर है वो कितना होता है, 37.5 डिग्री फ़ारेनहाइट की बात करूं तो मैं 98.5। तो ये बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहता है। ट्रांसपोर्ट की मैं बात करूं तो न्यूट्रिशन का ट्रांसपोर्ट होता है और गैसेस का, CO2 का और O2 का। इसके अलावा ब्लड कंपोजिशन की बात करें कि ब्लड किस किस चीज से मिलकर बना होता है, तो नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं ब्लड कंपोजिशन की। आप देख सकते हैं कि मैंने पूरी स्लाइड लगा रखी है, लेकिन मैं साथ के साथ साइड में भी समझाता चलूंगा कि ब्लड जो बनता है वो एक तो प्लाज्मा से बनता है, ब्लड के अंदर प्लाज्मा प्रेजेंट होता है, और ब्लड सेल्स होते हैं, या कार्पल्स भी बोल सकते हैं इसको, ब्लड सेल्स भी बोल सकते हैं। प्लाज्मा कितने परसेंट होता है, वो 55% तो प्लाज्मा होता है और 45% ब्लड सेल्स होती हैं। अब ब्लड सेल्स के अंदर कौन कौन सी सेल्स होती हैं, आरबीसीज होती है, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स प्रेजेंट होते हैं। प्लाज्मा के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, प्लाज्मा में 90% तो प्रेजेंट होता है, यानी कि 90 से, जैसे स्लाइड में कहीं कहीं पर 90 से 92% भी मिल जाएगा आपको कि वो प्रेजेंट होता है
वाटर यानी कि पानी प्रेजेंट होता है। बाकी जो 8 से 10% बच गया उसके अंदर प्रोटीन्स वगैरह वगैरह प्रेजेंट होते हैं, कुछ सोल्यूट प्रेजेंट होते हैं जैसे कि साल्ट वगैरह भी, हार्मोन्स वगैरह भी। अब देख लेते हैं साथ के साथ स्लाइड के अंदर ही जो ब्लड है, मैंने भी बताया कि प्लाज्मा 55% होता है और जो ब्लड सेल्स होते हैं वो 45% होते हैं, जिसमें से आरबीसीज आ गया, डब्ल्यूबीसी आ गया और प्लेटलेट्स प्रेजेंट होते हैं। ये तो ब्लड सेल्स होती हैं। और प्लाज्मा के अंदर जो 55% होता है, प्लाज्मा का कलर देख लो यहाँ पर एक बार, ये होता है येलो कलर का प्लाज्मा। इसके अंदर 90 से 92% तो वाटर होता है और 8 से 10% जैसे कि प्रोटीन्स वगैरह पाए जाते हैं, 1% अदर सोल्यूट्स पाए जाते हैं। जैसे कि मेन जो प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं वो एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन और फाइब्रोनेजिन प्रोटीन्स पाए जाते हैं। ये ब्लड सेल्स हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि ब्लड सेल किस शेप में होती हैं, तो ये जैसे कि रेड ब्लड सेल की मैं बात कर रहा हूँ, ये रेड शेप में इस टाइप की होती हैं, यानी कि बाई कन्वेक्स कनकेव शेप में। और ये है व्हाइट सेल, व्हाइट ब्लड सेल्स, जो कि डिफरेंट टाइप की होती हैं। ये अलग अलग डिफरेंट्स हैं टाइप की, आप देख लेना एक बार। ये प्लेटलेट्स होती हैं जो कि ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करेंगी। अब इसके साथ साथ ही हम एक एक चीज को डिस्कस करते हुए चलेंगे कि सबसे पहले हम आरबीसी की बात करें। आरबीसी की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है? रेड ब्लड सेल बोलते हैं। और डब्ल्यूबीसी की फुल फॉर्म क्या होती है? व्हाइट ब्लड सेल। और प्लेटलेट्स को हम प्लेटलेट्स ही बोलते हैं। अब इनके फंक्शंस देखते हैं। अब सबसे पहले हम रेड ब्लड सेल की हम बात करें तो इसको हम साइंटिफिकली और किस नाम से जानते हैं? अर्थरोसाइट्स। यानी कि अगर साइंटिफिकली बायोलॉजी के अंदर अगर हम रेड ब्लड सेल की हम बात करें तो उसको अर्थरोसाइट्स बोलते हैं, जैसे कि ये लिख रखे हैं यहाँ पे अर्थरोसाइट्स। और डब्ल्यूबीसी को क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट्स। ल्यूको का मतलब होता है कलरलेस, और जब कलरलेस है तो वो चीज सिंपल सी बात है कि व्हाइट होगी, और इसीलिए इसको व्हाइट होने के कारण व्हाइट ब्लड सेल बोलते हैं। लेकिन साइंटिफिकली तरीके से हम इसको बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स। और प्लेटलेट्स की हम बात करें तो प्लेटलेट्स ही बोलते हैं इसको, जो कि हमारा किस चीज में काम आएगा? ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है। प्लेटलेट्स किस में हेल्प करते हैं? ब्लड क्लोटिंग में। व्हाइट ब्लड सेल्स जो कि मैंने बताया कि ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं, ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, यानी कि बॉडी के अंदर रोगों से लड़ने की जो क्षमता प्रोवाइड करवाते हैं ब्लड के अंदर, वो व्हाइट ब्लड सेल प्रोवाइड करवाते हैं। और जो रेड ब्लड सेल है वो उनका क्या काम है? वो ऑक्सीजन कैरी करते हैं। ऑक्सीजन कैरी करके टिश्यू तक पहुंचाएंगी। देखो यहाँ पर फंक्शन लिख रखा है मैंने स्लाइड के अंदर, कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू टिश्यू, यानी कि ऑक्सीजन को लेके जाएंगी, लंग्स से लेकर टिश्यू तक पहुंचाएंगी। और क्या करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टिश्यू टू लंग्स, और टिश्यू से लंग्स तक कार्बन डाइऑक्साइड को पहुंचाएंगी, और लंग्स से टिश्यू तक ऑक्सीजन को लेके जाएंगी। ये काम है रेड ब्लड सेल का। अब इसके साथ साथ ही हम देख लेते हैं कि लाइफ स्पान कितना होता है। यानी कि मैंने बताया था कि अगर रेड ब्लड सेल की लाइफ कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है, और डेथ होने के बाद वो कहाँ जाकर मरेगी, कहने का मतलब उसकी डेथ कहां पर होगी? तो वो होगी स्प्लीन के अंदर, और डेथ वहां पर होगी तो उसको हमने क्या बोला था? ग्रेव यार्ड ऑफ द आरबीसीज बोला था। ठीक है, जो हमने पीछे अभी स्लाइड में पढ़ा है। तो स्टार्ट करते हैं हम इसी स्लाइड पर। लाइफ स्पान की बात करें तो 120 दिन का इसका टाइम होता है। मैं कलर चेंज कर लेता हूं, अच्छी तरीके से विजिबल हो जाएगा। यानी कि 120 दिन का लाइफ टाइम होता है आरबीसीज का। फॉर्मेशन कहां पर? मैं पीछे वाली स्लाइड में बताया था कि बोन मैरो के अंदर होता है। ठीक है, और डिस्ट्रक्शन साइट यानी कहने का मतलब है उसकी डेथ कहां पर होगी? स्प्लीन के अंदर, यानी ग्रेव यार्ड ऑफ द आरबीसीज। कहीं पर मतलब छोटे बच्चों के अंदर लीवर के अंदर ही तो फॉर्मेशन होगी, और लीवर के अंदर ही डेथ होगी। डिसऑर्डर की मैं बात करूं कि अगर आरबीसी डिक्रीज हो जाए, यानी कि आरबीसी की संख्या कम हो जाए बहुत ज्यादा, तो उनसे कौन सा डिजीज होता है? एनीमिया डिजीज होता है उससे। लेकिन अगर आरबीसी की संख्या ज्यादा बढ़ जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं पॉलीसीथीमिया। पॉलीसीथीमिया अगर आरबीसी की संख्या बढ़ जाए, अगर आरबीसी की संख्या घट जाए तो एनीमिया। ये दो डिजीज आपने याद रखनी है। इसके साथ हम बात करेंगे व्हाइट ब्लड सेल की, यानी कि
सफेद ब्लड सेल बोलते हैं इसको, व्हाइट ब्लड सेल, जिसका साइंटिफिकली नेम है ल्यूकोसाइट्स। इसकी शेप इरेगुलर शेप होती है, ये शेप वगैरह ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर लिख रखी है तो आप इसको याद रख सकते हैं। इनके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। फंक्शन क्या काम होता है इनका? फंक्शन की बात में अभी मैंने बताई थी कि ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। अगर इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं तो क्या करेंगी? प्रोटेक्शन करेंगी अगेंस्ट इन्फेक्शन या फिर किसी डिजीज के तरह। एक बार पेन से चल रहा है, मैं एक बार स्लाइड बैक करके, अब ठीक चलेगा। प्रोटेक्शन करना किसी अगेंस्ट इन्फेक्शन, किसी भी इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करके रखना किसका काम होगा? वो डब्ल्यूबीसीज का काम होगा। ठीक है, इसके साथ से अलग अलग टाइप की डब्ल्यूबीसीज होती हैं, जैसे कि यहाँ पे भी इसकी शेप भी बना रखी है, लेकिन इतना डिटेल से पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, यहाँ आप से सारी लिख सकते हो कि न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, ये सारी डब्ल्यूबीसीज की टाइप है। लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स, ये डब्ल्यूबीसीज की टाइप है। अगर याद रखना चाहे तो कोई याद भी रख सकता है, अगर अपने नोटबुक में लिखना चाहे तो उनको लिख सकता है। ठीक है, यानी फंक्शन क्या है? मेन इम्यूनिटी प्रोवाइड करना। और इसके अलावा फिर हम बात करते हैं प्लेटलेट्स की। प्लेटलेट्स को हम साइंटिफिकली बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। साथ के साथ लग रखे हैं यहाँ पे, इसी स्लाइड पे हम कंप्लीट ब्लड कंपोजिशन कंप्लीट करेंगे। थ्रोम्बोसाइट्स शेप स्मॉल होती हैं, ये नॉन न्यूक्लिएटेड होती हैं। देखो इनके अंदर अगर हम बात करें, अगर ये चीज याद रखी जा सकती है आपके द्वारा, तो जो डब्ल्यूबीसीज है हैवी न्यूक्लियस, उनके पास भी न्यूक्लियस होता है, लेकिन जो रेड ब्लड सेल हैं नॉन न्यूक्लिएटेड इन ह्यूमंस, ह्यूमंस के अंदर नॉन न्यूक्लिएटेड होती हैं। लेकिन अगर हम प्लेटलेट्स की बात करें तो वो भी नॉन न्यूक्लिएटेड, उनके अंदर भी न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट नहीं होता। यानी कि अगर हम बात करें कि जो ब्लड सेल्स हैं उनके अंदर न्यूक्लियस केवल व्हाइट ब्लड सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसके साथ ही फंक्शन क्या है? हेल्प इन ब्लड क्लोटिंग। ब्लड क्लोटिंग को मैं अगली स्लाइड में डिटेल से ही बताऊंगा थोड़ा बहुत, कि ब्लड क्लोटिंग होता कैसे है। कि अगर आपको कहीं पर भी चोट लग जाए और ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाए, तो अगर रेगुलरली आपकी बॉडी से ब्लड निकलता जाएगा तो आपकी डेथ हो सकती है। तो उस ब्लड को रोकने का काम कौन करेगा? वो प्लेटलेट्स करती हैं, यानी कि ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करती हैं। इनकी लाइफ की मैं बात करूं तो 7 से 10 दिन होती हैं। फॉर्मेशन बोन मैरो के अंदर ही होता है। डिजीज की मैं बात करूं, अगर लो हो जाएंगी तो क्या बोलते हैं इसको? थ्रम्बोसाइटोपिनिया, यानी कि प्लेटलेट्स की हम काउंटिंग की बात करें तो अगर लो है प्लेटलेट्स तो अच्छा, इसके साथ साथ एक याद आ गया मेरे को, डेंगू। डेंगू डिजीज के अंदर भी प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है, जिसके अंदर आपकी इतनी एनर्जी लॉस हो जाएगी कि आपको चलना फिरना ही मुश्किल हो जाएगा, यानी कि पैरों में बिल्कुल भी जान खत्म हो जाएगी। और वो जान खत्म होने का काम क्या है? किसके द्वारा होता है? यानी कि वो आपकी प्लेटलेट्स कम हो गई हैं, और प्लेटलेट्स कम होने के कारण ही आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी की कमी हो जाती है। इसीलिए आपको बोलते हैं कि भाई अगर आपको प्लेट्स की संख्या बढ़ानी है तो जैसे कि बकरी वगैरह का दूध पीना चाहिए, इस तरीके से। ठीक है, हमने बताया था कि अगर लो है तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, और अगर ज्यादा है, इनहेरिटेटेड है, तो हेमोफीलिया बोलते हैं उसको। ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, अगर डिसऑर्डर हो जाए ब्लीडिंग के अंदर तो उसको हम बोलते हैं हेमोफीलिया। इसके अलावा मैं बात करने वाला था ब्लड क्लोटिंग की, कि ब्लड क्लोटिंग एग्जैक्ट में होता कैसे है। तो स्टार्ट कर रहे हैं हम, नेक्स्ट स्लाइड पर हम डिस्कस करेंगे ब्लड क्लोटिंग को। ब्लड क्लोटिंग को अब देखो, ब्लड क्लोटिंग, ब्लड क्लोटिंग में कौन सी सेल हेल्प करेंगी? वो करेंगी प्लेटलेट्स हेल्प करती हैं। अब जब प्लेटलेट्स ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करती हैं तो वो ब्लड क्लोटिंग कब होता है? जब आपका ब्लड बॉडी से बाहर आ रहा है, यानी कि ब्लड बॉडी से बाहर जा रहा है, तब ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करेंगी। ऐसा तो है नहीं कि प्लेटलेट्स आपकी बॉडी के अंदर ही ब्लड को जमा देंगी, यानी कि क्लोट कर देंगी। अगर आपकी बॉडी के अंदर ही ब्लड क्लोटिंग होगी तो फिर आपकी क्या हो सकती है? डेथ हो सकती है, यानी कि आपका ब्लड फ्लो रुक जाएगा। अगर आपका ब्लड फ्लो रुक गया तो ऑक्सीजन हर ऑर्गन तक नहीं पहुंच पाएगी। अगर हर ऑर्गन तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाई तो किसी भी ह्यूमन की डेथ हो सकती है। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब बॉडी के अंदर ब्लड क्लोटिंग किसके द्वारा नहीं होती? यानी कि उसके अंदर, बॉडी के अंदर होता है हमारा एंटी क्लोटिंग एजेंट होता है। और वो एंटी क्लोटिंग एजेंट कौन है? वो है हेपरिन। हेपरिन एक एंटी
क्लोटिंग एजेंट है जो आपकी बॉडी के अंदर ब्लड को जमने नहीं देता। अब हेपरिन काम कब नहीं करता? हेपरिन काम तब नहीं करता जब ये एयर के कांटेक्ट में आ जाता है। अगर ये एयर के कांटेक्ट में आ गया तो हेपरिन की क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी, और इसकी डेथ हो गई तो फिर ब्लड क्लोटिंग होगी। अगर हेपरिन की डेथ हो गई, यानी कि डेथ हो गई, तो फिर क्या होना स्टार्ट हो जाएगा? ब्लड क्लोटिंग, सॉरी क्लोटिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। अब हेपरिन की डेथ कब होती है? जब आपको इंजरी वगैरह हो जाती है, तो वो जो एरिया है यानी कि जहां से ब्लड फ्लो कर रहा है, तो वहां का हेपरिन मर जाएगा, और वहां का हेपरिन अगर मर गया तो वहां पर ब्लड क्लोटिंग होना स्टार्ट हो जाती है। अब ये बॉडी के अंदर कैसे काम करता है देखो, मैं एग्जांपल लेके समझाना चाहूंगा एक बार। जब भी हम डॉक्टर से इंजेक्शन वगैरह लगवाते हैं, अगर किसी को भी अगर कोई बीमारी होगी, अगर डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाना है तो वो क्या करेगा? इंजेक्शन को फिल करेगा, सबसे पहले तो इंजेक्शन को फिल करेगा। लेकिन जब इंजेक्शन को फिल करता है, इसके अंदर अगर हमने दवाई डाल ली तो क्या करेगा? वो थोड़ी सी दवाई बाहर निकाल देता है। अब उस दवाई का बाहर निकालेगा जो मेन रीजन है वो क्या है? कि यहां पर एयर न बने, कि इंजेक्शन के अंदर यहां पर एयर नहीं बननी चाहिए। अगर यहां पर एयर बन गई और फिर आप की बॉडी के अंदर इंजेक्शन वो लगा दिया, तो जिस जगह पर वो इंजेक्शन लगाया है वहां का हेपरिन क्या हो जाएगा? मर जाएगा, उसकी डेथ हो जाएगी। अगर उसकी डेथ होगी तो वहां पर ब्लड जम जाएगा, यानी कि ब्लड की क्लोटिंग हो जाएगी। वहां पर ब्लड की क्लोटिंग हो जाएगी तो वहां पर गांठ बन जाएगी, और फिर उसको उस जगह पर आपको पेन होना स्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए डॉक्टर क्या करता है? थोड़ी सी दवाई बाहर निकाल देता है, जिससे के अंदर इस इंजेक्शन के अंदर एयर वगैरह ना बढ़े, यानी कि हवा ना बढ़े। तो इस तरीके से होता है। लेकिन अगर ये एप्रिन एयर के कांटेक्ट में आ गया तो ये अपना काम करना बंद कर देगा, और फिर ब्लड क्लोटिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, हेपरिन का काम होता है एंटी क्लोटिंग। अब इसके साथ साथ ही हम दोबारा से एक चीज और देखते हैं कि जो प्लेटलेट्स हैं उसको हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। अब थ्रोम्बोसाइट्स क्या करता है? एयर के कांटेक्ट में आकर थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाता है। एयर के कांटेक्ट में आकर क्या बनाएगा? थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाएगा। और थ्रोम्बोप्लास्टिन के साथ मिलकर कौन कौन? जैसे कि थ्रोम्बिन मिलेगा, प्रोटीन्स है जो, और फाइब्रिन मिलेगा। ये तीनों मिलकर, और इनके साथ अगर मैं विटामिन की बात करूं तो ब्लड क्लोटिंग में कौन सा विटामिन हेल्प करता है? तो विटामिन के। ये तीनों मिलकर, ये सारी चीजें मिलकर किस में हेल्प करेंगी? ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करेंगी। और फिर वहां पर हेपरिन की तो डेथ हो ही गई। हेपरिन की डेथ होगी तो ब्लड क्लोटिंग होना स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से आपका ब्लड क्लोटिंग होता है, यानी कि आपका घाव भर जाता है, आपके ब्लड एक्सेस अमाउंट में फ्लो नहीं होता। ये तो था ब्लड सेल्स के बारे में। इसके साथ ही हम डिस्कस करेंगे ब्लड ग्रुप को। उससे पहले एक दो चीजें और बतानी है कि ब्लड ग्रुप के बारे में। मैं ब्लड ग्रुप की बात करूं तो ब्लड ग्रुप डिसाइड कैसे होता है? अब मैंने बताया था कि ब्लड के अंदर एक तो प्लाज्मा होता है, और एक, मैं सिर्फ यहां आरबीसी लिखूंगा, आरबीसी सेल, यानी कि रेड ब्लड सेल होता है, रेड ब्लड सेल होती है। अब सिर्फ याद रखना आपको, प्लाज्मा के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? एंटी बॉडी प्रेजेंट होती है। और आरबीसी की सरफेस पे क्या प्रेजेंट होता है? एंटीजन प्रेजेंट होता है। अब मैं एंटीजन को रिप्रेजेंट करूंगा ए और बी से, और एंटीबॉडी को रिप्रेजेंट करूंगा स्मॉल ए और स्मॉल बी से। एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है प्लाज्मा के अंदर, और एंटीजन प्रेजेंट होता है आरबीसी के अंदर। और एंटीजन के बिहाव पे ही, यानी कि इसी के बिहाव पर क्या डिसाइड होता है? आपका ब्लड ग्रुप डिसाइड होता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि किसी भी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप किसके बिहाव पे डिसाइड किया जाता है, तो वो एंटीजन के बिहाव पे डिसाइड किया जाता है। यानी कि उसका ब्लड ग्रुप ए है, बी है, ए बी है या ओ है। यानी कि 4 टाइप का ब्लड ग्रुप होता है, ए बी और ओ।
यानी कि 4 ब्लड ग्रुप होते हैं। इनके अलावा प्लस माइनस होते हैं, वो RH फैक्टर के कारण होता है। इससे पहले हम डिस्कस करेंगे एंटीबॉडी और एंटीजन को। मैं कलर चेंज करता हूं। देखो, मैं बात कर रहा हूं एंटीबॉडी की और एंटीजन की। अब एंटीजन तो आरबीसी के अंदर पाया जाता है और एंटीबॉडी प्लाज्मा के अंदर पाई जाती है। इतनी चीज बेसिक्स याद रखना है। अब एंटीबॉडी का हम डायग्राम बनाएंगे। एंटीबॉडी इस टाइप से होती है, देखो इस टाइप से एंटीबॉडी होती है। ये बेसिक सा रफ डायग्राम बना रहा हूं। अब देखो, कई बार तो क्या ये सिर्फ इतने डायग्राम बना रहा हूं एक बार, ताकि विजिबली अच्छी तरीके से हो। या तो एक बार इस टाइप का एंटीबॉडी होगी, या फिर एंटीबॉडी होगी इस टाइप की, इस टाइप की, ठीक है। यानी कि ये तो है सी टाइप सा, यानी कि हम बी टाइप भी बोल सकते हैं। ऐसे करके मैं बी बना सकता हूं, लेकिन आपको याद रखना है सिर्फ इतना। तो इस साइड बना देता हूं इसको। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि बी की शेप में है और ये ए की शेप में है। यानी कि दो टाइप की एंटीबॉडी होगी, ए और बी। ये तो ए शेप में है और ये बी शेप में है। ये तो एंटीबॉडीज है। अब एंटीजन की मैं बात करूं तो ये ए एंटीजन है। अब इस ए एंटीजन पर यहां पे लिख देता हूं, ये बी एंटीजन है। अब बी एंटीजन पे क्या होगा और ए एंटीजन पे कैसे होगा, देखो एक बार। इस तरीके से तो ये ए एंटीजन होगा। जो मैं समझाना चाह रहा हूं वो पेशेंस से एक बार समझते चलना। सारी चीज एक बार कंप्लीट होने के बाद आपको एग्जैक्ट क्लियर हो जाएगा कि मैं रियल में समझाना क्या चाह रहा हूं। यानी कि ये बी हो जाएगा, ये बी एंटीबॉडीज है जैसे। अब देखो यहां पर जिसका ब्लड ग्रुप ए है, जिसका ब्लड ग्रुप ए है, उसके अंदर मैंने कहा था कि एंटीजन के आधार पर ही आपका ब्लड ग्रुप डिसाइड होगा। अगर जिसका ब्लड ग्रुप ए है तो उसके अंदर एंटीजन ए मिलेगा, यानी कि उसके अंदर इस टाइप का एंटीजन होगा। यानी कि आरबीसी जो सेल है, ये मान लो ये आरबीसी सेल है, तो इसकी सरफेस पे इस टाइप का ये सिंबल से बने मिलेंगे। यानी कि इस टाइप के अगर उसके सेल प्रेजेंट है तो उसका ब्लड ग्रुप ए है। अगर उसका ब्लड ग्रुप ए है तो उसके अंदर कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है, ए एंटीजन प्रेजेंट है। और एंटीजन के साथ ही एंटीबॉडी भी होती है, तो उसके अंदर एंटीबॉडी कौन सी होगी, वो बी एंटीबॉडी बी प्रेजेंट होगी। अब ये एंटीबॉडी है, ये बी एंटीबॉडीज होगी। ये है, यहां पर लिख देता हूं मैं, एंटीजन तो है ए और एंटीबॉडी है बी। किसके अंदर, जिसका ब्लड ग्रुप ए, ठीक है। उसके अलावा हम बात करेंगे जिसका ब्लड ग्रुप बी है। अगर मैं ब्लड ग्रुप बी की बात करूं तो उसके अंदर एंटीजन कौन सा होगा, बी एंटीजन होगा। यानी कि उसके अंदर आरबीसी के ऊपर इस तरीके से सेल मिले होंगे, जिसके अंदर एंटीजन हो गया बी, तो इसका इसका ब्लड ग्रुप हो गया बी। और एंटीबॉडी कौन सी होगी, एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी ए, यानी कि उसके अंदर इस तरीके से सेल मिलेगी ये। अब एंटीबॉडी है इसके अंदर ए, जिसके अंदर एंटीजन ए, एंटीबॉडी में बी मिलेगी। एंटीजन बी है तो एंटीबॉडी ए मिलेगी, ठीक है। यानी कि अगर एंटीजन बी है तो इसका ब्लड ग्रुप बी हो गया। इसके अलावा हम बात करेंगे, ये देख लेता हूं विजिबल होगा या कलर हो जाएगा। यानी कि जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है। अब जिसका ब्लड ग्रुप ए है, ए बी है, तो उसके अंदर दोनों एंटीजन पाएंगे, यानी कि दोनों एंटीजन मिलेंगे। यानी कि ए भी मिलेगा और बी भी मिलेगा, ए भी मिलेगा और बी भी मिलेगा। और यहां ए भी प्रेजेंट होगा और बी भी प्रेजेंट।
यानी कि एंटीजन कौन सा इसके अंदर, ए बी दोनों प्रेजेंट है। अगर एंटीजन ए बी दोनों प्रेजेंट है तो उसके अंदर एंटीबॉडी नहीं होती, एंटीबॉडी नॉट प्रेजेंट, ये याद रखना। अब इसके अलावा मैं बात कर रहा हूं जिसका ब्लड ग्रुप ओ है। अब जिसका ब्लड ग्रुप ओ है, ओ ब्लड ग्रुप क्या वाले के अंदर क्या होगा, एंटीजन नहीं प्रेजेंट होगा, बिल्कुल प्लेन सरफेस, कोई एंटीजन नहीं, एंटीजन नो, नो एंटीजन। और एंटीबॉडी क्या होगी फिर, दोनों होगी, बी बी और ए बी, यानी कि ये बी है और ये ए है, यानी कि दोनों एंटीबॉडी होंगी। इस तरीके से आपका ब्लड ग्रुप डिसाइड होगा। जिसके अंदर एंटीजन ए है उसका ब्लड ग्रुप ए होगा, जिसके अंदर एंटीजन बी है उसका ब्लड ग्रुप बी, और जिसके अंदर एंटीजन ए और बी दोनों होंगे उसका ब्लड ग्रुप ए बी, और जिसके अंदर एंटीजन प्रेजेंट ही नहीं होगा उसके अंदर ब्लड ग्रुप ओ होगा, और जिसके अंदर ब्लड ग्रुप ओ होगा उसके अंदर एंटीबॉडी दोनों पाई जाएंगी ए बी, और जिसका ब्लड ग्रुप एंटीजन ए बी दोनों है तो उसके अंदर एंटीबॉडी नहीं पाई जाती, और एंटीजन बी है उसके अंदर एंटीबॉडी ए, और एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी बी। इस तरीके से एंटीजन और एंटीबॉडी आपको दोनों समझ में आ गई होगी। यानी कि एंटीजन और एंटीबॉडी के आधार पर आपका ब्लड ग्रुप डिसाइड होता है। ब्लड ग्रुप तो एंटीजन के आधार पर डिसाइड होता है, लेकिन एंटीबॉडी भी इसके साथ साथ ही पाई जाती है प्लाज्मा के अंदर, तो उसके आधार पर अपने ये इस स्लाइड के अंदर हमने डिस्कस कर लिया। इसके साथ साथ ही अब किसी का ब्लड ग्रुप ए बी ए प्लस या ए नेगेटिव होता है, वो किस बिहाफ पे होता है तो उसको भी हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। अब देखो, एक आर एच फैक्टर होता है, याद रखना आपको कि आर एच फैक्टर होता है जो कि किसके अंदर मिला था, ये किसके अंदर खोजा गया था, रेसेस मंकी के अंदर खोजा गया था, और रेसेस नाम मंकी होने के कारण ही इसका रेसेस फैक्टर कहा जाने लगा इसको। इसी के आधार पर पॉजिटिव और नेगेटिव डिसाइड किया गया। अब जो ये फैक्टर है ये बंदर के अंदर भी पाया गया और वुमेन्स के अंदर भी पाया गया। अब जिसके अंदर आर एच फैक्टर प्रेजेंट है तो उसका ब्लड ग्रुप तो होगा पॉजिटिव, चाहे वो कुछ भी हो, ए हो चाहे बी हो या ए बी हो या ओ हो। यानी कि अगर उसके अंदर आर एच फैक्टर प्रेजेंट है तो सारे पॉजिटिव होंगे, चाहे वो किसी भी ब्लड ग्रुप का व्यक्ति हो, ठीक है। लेकिन अगर किसी के अंदर आर एच फैक्टर अब्सेंट है तो उसका ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, नेगेटिव होगा। अब नेगेटिव है तो ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ए बी नेगेटिव और ओ नेगेटिव। इस तरीके से ब्लड ग्रुप डिसाइड हो जाएंगे। अब ये ब्लड ग्रुप किसके आधार पर डिसाइड होते हैं, मैंने अभी बताया था, वो एंटीजन के बिहाफ पर डिसाइड होते हैं। और पॉजिटिव और नेगेटिव किसके बिहाफ पर डिसाइड होता है, वो आर एच फैक्टर के आधार पर डिसाइड होता है, ठीक है। इसके साथ साथ ही अब हम बात करेंगे ब्लड ग्रुप की। अगर पेरेंट्स के अंदर ब्लड ग्रुप क्या है और बच्चे के अंदर ब्लड ग्रुप कौन सा हो सकता है, पॉसिबिलिटी कौन कौन सी हो सकती है, तो उनके ऊपर हम बात करेंगे। चलो फिर हम नेक्स्ट स्लाइड पे बात करते हैं, फटाफट देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पेरेंट्स की बात करूं और यहाँ मैं चाइल्ड की बात करूं, तो पेरेंट्स का अगर ब्लड ग्रुप कौन कौन सा है, जिसके आधार पर बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या क्या हो सकता है। अगर पेरेंट्स में से चाहे फादर हो चाहे मदर हो, इन दोनों में से चाहे फादर का ब्लड ग्रुप ए हो सकता है, मदर का बी हो सकता है, तो चाइल्ड का ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है, तो उसमें सारे ग्रुप आ सकते हैं। अगर पिता का ब्लड ग्रुप ए है, माता का ब्लड ग्रुप बी है, तो बच्चे में किसी भी ब्लड ग्रुप का ब्लड हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर पेरेंट्स के में से एक का ब्लड ग्रुप ए बी है और दूसरे का अदर है, तो ओ को छोड़कर अगर ए बी आ गया ना, तो ये मान लियो ओ नहीं आ सकता, ये कंडीशंस है। अगर ए बी आएगा तो ओ नहीं आ सकता, यह चीज याद रखनी है आपको। अगर ए बी आ गया है तो फिर कौन कौन हो सकता है, ए बी, बी बी और ए बी भी हो सकता है। अब देखो यहाँ पर ओ है और अदर कोई ब्लड ग्रुप है जैसे कि ए वगैरह है या बी वगैरह है,
तो कौन कौन हो सकता है? ओ ब्लड ग्रुप है तो ओ तो आ ही सकता है। इसके अलावा यहाँ ए है या बी है, बी है तो यहाँ पर बी आएगा, अगर ए है तो यहाँ पर ए आएगा, यानी कि अदर में ए और बी दोनों आ सकते हैं। ठीक है, अगर देखो अब ब्लड ग्रुप ओ है और ए बी है, अब यहां पर क्या होगा? मैंने बताया था कि ये दोनों साथ नहीं आ सकते। अब साथ नहीं आ सकते तो ना तो ओ हो सकता ना ए बी हो सकता, तो कौन सा हो सकता है? ए और बी में से दोनों में से कौन सा ही हो सकता है बच्चे का ब्लड ग्रुप। ठीक है, तो ये तो पेरेंट्स को लेकर डिस्कस किया था। अब डोनेशन की बात करेंगे, अगर कोई ब्लड डोनेट करना चाहे तो कैसे डोनेट कर सकता है? देखो ये है रिसिपेंट यानी कि जो प्राप्त कर सकता है, और ये डोनेट कर सकता है यानी कि दान कर सकता है जिसको डोनेट करना है। अब ब्लड ग्रुप ओ किस किस से खून प्राप्त कर सकता है? वो सिर्फ ओ ब्लड ग्रुप वाले से ही ब्लड ले सकता है, न ए से ले सकता, न बी से ले सकता, न ए बी से ले सकता। ठीक है, यानी कि ओ ब्लड ग्रुप सिर्फ ओ से ही ले सकता है, ये आपको याद रखना। अब ए ब्लड ग्रुप किस किस से ले सकता है? ओ से भी ले सकता है और ए से भी ले सकता है, यह चीज ध्यान है, यानी ना तो बी से ले सकता ना ए बी से ले सकता। अब देखो बी किससे ले सकता है? ओ से ले सकता है और बी से ले सकता है केवल, यानी कि ए से नहीं ले सकता और ए बी से नहीं ले सकता। अब ए बी देखो, ए बी ओ से भी लेगा, ए से भी लेगा, बी से भी लेगा और ए बी से तो लेगा ही लेगा। अब देखो मैंने यह बात की ओ को तो देगा ही, ए को भी देगा, बी को भी देगा और ए बी को भी देगा। तो अगर ओ सबको दे सकता है तो ओ जो ब्लड ग्रुप है वो क्या कहलाएगा? यूनिवर्सल डोनर कहलाएगा। ठीक है, अब देखो ए बी प्राप्त किस किस से कर सकता है, यानी कि जो ए बी है वो किस किस से प्राप्त कर सकता है? ये चीज तो थी डोनर के लिए। एक बार कलर चेंज कर लेता हूं मैं ताकि अच्छा विजिबल हो जाए, व्हाइट हो जाए चल जाएगा। देखो चलो कोई बात नहीं, देखते हैं यहां पर इस साइड है ब्लड ग्रुप ओ की मैं बात कर रहा हूं, यानी कि ओ डोनेट कर सकता है किस किस को? ओ को भी, ए को भी, बी को भी और ए बी को भी, यानी कि ओ तो हो गया यूनिवर्सल डोनर। अब ए बी है इस साइड लिख रखा है देखो, यानी कि रिसिपेंट प्राप्त किस किस से कर सकता है? एक मिनट को, अब प्राप्त किस किस से कर सकता है? ओ से कर रखा है, ए से भी कर सकता है, बी से भी कर सकता है और ए बी से भी कर सकता है। इसीलिए जो ए बी है वो क्या कहलाएगा? यूनिवर्सल रिसिपिएंट कहलाएगा। ठीक है, यानी कि ये सबसे प्राप्त कर सकता है ए बी, और ओ सबको डोनेट कर सकता है, लेकिन ओ सिर्फ प्राप्त किससे कर सकता है? वो सिर्फ ओ से ही प्राप्त कर सकता है। ठीक है, ए बी सबसे प्राप्त कर सकता है। ठीक है, तो ये चीज हमारी जो ब्लड की थी वो हमने कंप्लीट डिस्कस कर ली। हो सकता है कि एक दो क्वेश्चन मिस हो भी गया होगा बाय चांस, लेकिन मेरे हिसाब से होना नहीं चाहिए, लेकिन हमने ब्लड को कंप्लीट डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर लेना, एक अच्छा सा कमेंट भी कर सकते हो आप। तो थैंक यू, हमारी ये क्लास समाप्त हो चुकी है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ और उसी क्लास के अंदर हम उस टॉपिक को खत्म करते हुए चलेंगे। सभी को थैंक यू भाई।